नमस्कार, मेरा नाम संकेत उपाध्याय है। मेरे साथ डॉक्टर कार्तिकेय बत्रा हैं। हम द रेड माइक पर हैं और आप देख रहे हैं एक और एपिसोड जिसका नाम है द रेड माइक पाठशाला। पाठशाला के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे SIR की, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब आप जानते हैं बिहार में ये प्रक्रिया शुरू हुई, इसको लेकर के बहुत विवाद हुआ। विवाद ये हुआ कि ये चुनाव से एकदम पहले क्यों कराई जा रही है, इसमें आपने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आउट क्यों कर दिए हैं, आधार इसके एम्बिट से बाहर क्यों है, बहुत सारे वोटर्स को आपने इससे बाहर कर दिया है। अब वो वोट कैसे डालेंगे? 2024 के लोकसभा में इन्होंने वोट डाला, अब आप 2025 के विधानसभा में वोट नहीं डालने देंगे। 2003 के बाद आप एक ऐसी प्रक्रिया करा रहे हैं और उसमें जिस तरीके से उसको करा रहे हैं, कहीं वो विवादास्पद और क्या उस पर शक होना लाजमी नहीं है? तमाम ऐसी रिपोर्ट सामने आई जो आपने द रेड माइक पर भी देखी कि बहुत सारे लोग जिनको मृत घोषित कर दिया है, वो तो एक्चुअली जिंदा हैं। ऐसे बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी आए। इसके अलावा तमाम लोगों को एक्सक्लूड कर दिया गया। कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आई जिसमें दिख रहा था कि कथित रूप से खुद ही BLO साइन करके हस्ताक्षर करके एप्लीकेशन फाइल कर रहे थे। इन सब चीजों को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि ये मामला लगातार चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप ऑनलाइन माध्यम से, अगर आपका नाम बाहर हो गया है, ऑनलाइन माध्यम से आधार की एक प्रति लगा करके आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, डिस्प्यूट कर सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि अगर आपके पास आधार है तो आप वोट नहीं डाल सकते। अब अगर आपको पास आधार है तो आप तब भी वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। इन सारी चीजों को समझा कैसे जाए और डिटेल में आइए जानने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर बत्रा हमारे साथ हैं। डॉक्टर बत्रा, सबसे पहले एक आउटलुक दे दीजिए कि आज हम किन बिंदुओं पर बात करेंगे। क्या हुआ वो तो मैंने बता दिया, लेकिन डीप डाइव किस चीज पर करेंगे? संकेत, पहले एक टेक्निकल कॉन्वर्सेशन करेंगे कि ये जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, जो मुझे लगता है होगा, तो इसका रैमिफिकेशन क्या है इलेक्टोरल रोल की प्रोसेस में। क्योंकि जो 11 डॉक्यूमेंट्स पहले थे, मैं कुछ आपको उदाहरण दूंगा संकेत, कैसे उनका कवरेज रेशियो बहुत कम है बिहार में। और उसके बनस्पत आपको मैं आधार का कवरेज दिखाऊंगा बिहार में बाय डिस्ट्रिक्ट, और उसमें कुछ विसंगतियां भी दिखाऊंगा कि क्यों आधार, हालांकि डिक्लेयर तो हो गया है सही डॉक्टर, मुझे लगता है ये एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है, लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन भी रहेगा। क्योंकि जैसा कि रेड माइक का मोटो है, खबर वो नहीं जो पॉपुलर, लेकिन खबर वो जो सही। तो हालांकि आधार एक्सेप्ट हुआ है, उसमें कुछ विसंगतियां हैं जिनका अभी हम जिक्र करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि इसका स्टेट पॉलिटिक्स पे आगे जो इलेक्शन आ रहा है उसका क्या पोटेंशियल असर पड़ सकता है, और आखिर में नेशनल लेवल पर इस डिसीजन के और इसके आगे जो होने वाली प्रक्रिया है उनका क्या असर हो सकता है। कोशिश हमारी रहेगी कि इन 3 बिंदुओं पर बात करें। बिल्कुल। तो आइए सबसे पहले इसके मायने क्या हैं, व्हाट डज दिस मीन, उसके बारे में बात करते हैं। संकेत, प्रॉब्लम क्या थी जब ये जो इलेक्टोरल में, और आज हमें कुछ नया ट्राई करेंगे इस शो पर, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा, क्योंकि रिसर्च जब हम कर रहे थे तो बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आई। तो मैं चाहूंगा एक क्लासरूम की तरह इसको हम एक कहीं ना कहीं एक व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड बना के स्क्रीन को क्लासरूम तो आपको ये है ही, इस कार्यक्रम का बिल्कुल नाम ही पाठशाला है। बिल्कुल। तो पहले देखते हैं इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंसमेंट निकाली थी शुरू में, वो कौन से 11 डॉक्यूमेंट्स थे। तो मेरे पास वो वाला पूरा जो 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 ये बिहार ईसीआई, जो ईसीआई रादर ने जो लिस्ट निकाली थी 11 डॉक्यूमेंट्स की, वो आपके सामने शायद स्क्रीन पे आ चुकी होगी संकेत। तो इसमें आप देख सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन कार्ड, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट इशूड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, बैंक, पोस्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंट, वगैरह वगैरह। तो अब लोग ये कहेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये डॉक्यूमेंट्स तो सबके पास होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है संकेत, और मैं आपको 2 एग्जिबिट्स दिखाऊंगा। 2 एग्जिबिट्स, पहला एग्जिबिट, पहले ये देखते हैं कि बिहार में कितने लोगों के पास पासपोर्ट है। हाँ, अगर और जैसे ही हम उस आंकड़े पर नजर डालते हैं, तो ये मैं फिर से स्क्रीन शेयर करके आपको दिखाऊंगा
एक सवाल का जवाब दिया गया था पार्लियामेंट में कुछ समय पहले, और 2023 तक कितने पासपोर्ट किसी राज्य में इशू हुए हैं। तो आप देख सकते हैं बिहार के जो आंकड़ा है संकेत, वो तकरीबन 2 करोड़ 74 लाख और 49, ये 2 करोड़ नहीं, इनफैक्ट 27 लाख 44 हजार 925 है, माफ कीजिए, 27 लाख बताइए। 44 हजार 925 पासपोर्ट है बिहार में। और बिहार की जनगणना कितनी है? 11-12 करोड़ से ऊपर। अभी लेटेस्ट जब नंबर आएगा तो पता चलेगा। पहला। दूसरा, हम एक आर्टिकल देखते हैं द हिंदू में, और वो हमें बताता है कि बर्थ सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, जहां बिहार में ये तकरीबन 4% के आसपास है आंकड़ा बर्थ रजिस्ट्रेशन का, ऑल इंडिया में ये 56% है। मतलब 2000 वर्ष जो था उसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ बिहार में केवल 4% थे, नेशनल एवरेज 56%। आज ये आंकड़ा बढ़ बढ़ा के भी कुछ बहुत बड़ा आंकड़ा तो नहीं बन गया होगा। तो इस पर कई लेख लिखे जा चुके हैं, तो मैं इसमें विस्तार में नहीं जाऊंगा। और कहने का मतलब ये है मोटा मोटा, ये जो 11 कागजात दिए गए थे, कहीं ना कहीं इसमें कवरेज इशू आता, और बहुत से लोग जिनके पास इनमें से कोई भी कागज नहीं है वो शायद एनरोल नहीं हो पाए। तो ये था प्रॉब्लम। अब आधार क्यों एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है? उसके लिए हम मैं आधार एक बार इससे पहले कि आप आधार पर जाएं, दर्शकों को बस ये बता दूं, आपने कवरेज इशू शब्द बहुत बार डॉक्टर बत्रा के मुंह से सुना। इसका अगर एकदम सरल भाषा में अगर आपको समझाएं, इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसे दस्तावेज जो मांगे जा रहे थे आधार के बिना, उन दस्तावेजों का लोगों के पास होना, इसकी कवरेज बहुत कम थी। अगर मिसाल के तौर पर आप मोबाइल के कनेक्शन की सोचिए, आपने ले लिया बीएसएनएल का सिम कार्ड, लेकिन आपके घर में बीएसएनएल का नेटवर्क ही नहीं आ रहा, तो फिर इससे तो कोई फायदा नहीं हुआ ना। बिल्कुल वैसे ही जो दस्तावेज मांगे जा रहे थे वो लोगों के पास उस संख्या में है ही नहीं, तो फिर वो कैसे मुहैया करा दे। आधार था, लेकिन आधार आउट हो गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो बोल दिया है कि आधार भी मान्य होगा, तो इस वजह से अब कवरेज बढ़ जाती है। डॉक्टर बत्रा, अब आधार के बारे में आप जो कहना चाहते हैं। आधार के संकेत, हम आधार का ही डैशबोर्ड दिखाएंगे आपके दर्शकों को, और ये दिखाएंगे कि आधार की कवरेज कितनी जबरदस्त है पूरे बिहार में। तो फिर से मैं शेयर स्क्रीन करके आपको डैशबोर्ड दिखाता हूं बिहार का। सबसे पहले आंकड़े देख लेते हैं, कितने हैं आधार कार्ड बिहार में। तो इसमें आप ये इस टेबल में, ये 2025 31 जुलाई के आंकड़े हैं संकेत। बिहार में आधार कार्ड, तो बिहार की पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड जो है वो 13 करोड़ के आसपास है। इसमें 12 करोड़ 15 लाख के पास आधार कार्ड है, और इसको जब आप मृतकों की संख्या से भी एडजस्ट कर लेते हैं तो 11.5 करोड़ लोगों के पास आधार है। मतलब 13 करोड़ में से 11.5 करोड़ लोगों के पास आधार है बिहार में। तो जब भी आपने जो कवरेज का समझाया पूरा कॉन्सेप्ट, वो आप देखिए कि बिहार में आधार का कवरेज काफी कॉम्प्रिहेंसिव है। तो जब आधार एक्सेप्ट हो जाता है तो वो जो कवरेज के इश्यूज हैं वो कुछ हद तक, काफी हद तक मैं कहूंगा, उनका निवारण हो जाता है। लेकिन अब एक प्रॉब्लम भी है, और वो प्रॉब्लम दिखाने के लिए मैं फिर से डैशबोर्ड पे जाऊंगा आधार के ही। और वो प्रॉब्लम आती है जब हम जिलेवार बिहार का आधार डैशबोर्ड देखते हैं, कितने नंबर हैं आधार के। अब आपके सामने बिहार का डिस्ट्रिक्ट मैप आ गया है, ये आधार की वेबसाइट से मैं आपको दिखा रहा हूं। आप देख पाएंगे शॉर्ट फॉर्म्स में, जैसे ये वेस्ट चंपारण मैंने स्क्रॉल किया तो मुझे आंकड़ा आ गया आधार का, और सैचुरेशन आ गया कि पॉपुलेशन के बनिस्पत कितने लोगों के पास आधार है। सेम चीज सिवान, ये ईस्ट चंपारण। ये प्रक्रिया दर्शक चाहें तो वो अपने घर में भी खुद कर सकते हैं। पटना, बेगूसराय, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, बांका इत्यादि। इसमें से कुछ जी, जगह मैं देख रहा हूं कि वो 100% से भी ज्यादा कवरेज दिखा रहा एग्जैक्टली है एग्जैक्टली मैं डिस्ट्रिक्ट्स में। यही कह रहा था। हाँ, एग्जैक्टली संकेत में यही कह रहा था। हर जिले में तकरीबन सैचुरेशन 100% से ऊपर है। एक एक खगड़िया, करके मैं चाहूंगा, अगर आप माउस, एक सेकंड डॉक्टर बत्रा, एक एक करके आप अगर जिले का नाम बताएं, माउस वहां लेकर के जाएं, और ये बताएं कि 100% जो आबादी होती है उसमें कवरेज 100% से ऊपर कैसे है।
यस। जैसे वेस्ट पश्चिमी चंपारण चंपारण 112%। ये आबादी के मुजफ्फरपुर, अनुपात में, एक सेकेंड, यस, आबादी के अनुपात में। अच्छा, अब सेंसस तो हुआ नहीं है, तो फिर आधार को आबादी कैसे मालूम? ये अब आपने जो सवाल पूछा है उसके जवाब के लिए वापस मुझे स्क्रीन पर आना पड़ेगा। तो ये मैप मैं आइए। अभी यहाँ छोड़ देता हूं, वापस मैं स्क्रीन पर आता हूं आपसे चर्चा के लिए। हम्म। इसमें दो तीन चीजें हैं। एक, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया कि पॉपुलेशन के प्रोजेक्शंस हमने देखे दूसरे पीडीएफ में। ये सैचुरेशन किस बेसिस पे कैलकुलेट किया गया है, इसका अभी हमारे पास, एटलीस्ट मेरे पास, कोई ठोस जवाब नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कोई अगर आंकड़ा होगा भी तो वो प्रोजेक्शन ही होगा, क्योंकि सेंसस नहीं हुआ है, जैसा कि आपने कहा। दूसरी बात, ये परसेंटेज ज्यादा है अगर, और प्रोजेक्शन में माइग्रेशन भी अगर आप नेट नेट कर लेते हैं, तो हो सकता है कि जो लोग वहां रह रहे हैं उनके अनुपात में ये ज्यादा हो, क्योंकि कई लोग माइग्रेट भी कर जाते हैं उस जिले से या उस राज्य से। तो कई पॉसिबिलिटीज हैं। मैं यही कह रहा हूं कि ये एक ऐसी विसंगति है जिस पर हमें केवल बिहार के संदर्भ में नहीं, पूरे देश में जहां जहां भी हमें लग रहा है कि आधार की कवरेज में जरा सी भी विसंगति है, उसका निवारण करना चाहिए। क्योंकि आधार आज की तारीख में एक इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन गया है कि अगर कवरेज में जरा सी भी प्रॉब्लम है, तो मुझे लगता है इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव जांच होकर इसको रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन अगर आप ये कहें कि हम वोटर रोल के आधार पर ये सब करेंगे, वो मुझे लगता है उससे मैं एग्री नहीं करता। इसको क्लीन करने की अपनी एक प्रक्रिया होनी चाहिए। और क्योंकि आधार का डेटाबेस बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, एक अच्छी मशीनरी है आधार के पास पीछे, मुझे लगता है ये हो भी सकता है। बिल्कुल। मैं चाहूंगा एक बार हम वापस उस मैप के ऊपर जाएं। आपको तमाम चीजें डॉक्टर बत्रा ने बता दी कि किस तरीके से ये एक प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन मतलब क्या हुआ? प्रोजेक्शन का मतलब ये हुआ कि हमारा ऐसा अनुमान है कि आबादी के अनुपात में जो आधार लोगों ने कर लिया है अपने पास, वो 112, 117%, 107% इस तरीके से। जरा वो मैप एक बार फिर से दिखाया जाए। ये दावा जी, है आधार की वेबसाइट पर। धीरे धीरे करके जिले का नाम लेकर के और उसमें आबादी के अनुपात में कितना आधार बन गया, वो अगर आप बता दें। देखिए संकेत, अभी दो हमने एग्जाम्पल लिए, भोजपुर 102% जैसे, पटना 113%, बेगूसराय 115%, सहरसा 114%, मधेपुरा 113%, अररिया 123%, किशनगंज 126%, कटिहार 123%, पूर्णिया 121%, भागलपुर 111%, मुंगेर 105%, जमुई 109%, शेखपुरा 118%, नवादा 103%, गया 103%, औरंगाबाद 102%, रोहतास 103%, कैमूर 108%, बक्सर 107%, भोजपुर 102%, सारण 107%, सिवान 109%, गोपालगंज 115%, ईस्ट चंपारण 110%, वेस्ट चंपारण 112%, सीतामढ़ी 110%, मधुबनी 106%, दरभंगा 112%, सुपौल 117%, मधेपुरा हम कर चुके हैं। हाँ, मोटा मोटी मुझे लगता है हमने सारे जिले कवर इसमें कर लिए हैं। तो जी। मैं फिर वही कहूंगा, सारे जिले 100% के ऊपर हैं, कुछ प्लस माइनस 20 परसेंटेज पॉइंट्स का आप देख सकते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम अगर सिस्टमैटिक है तो मुझे लगता है इसका निवारण होना चाहिए। लेकिन नेट नेट जो आज की खबर है, उससे जो प्रॉब्लम दिख रही थी वोटर्स की डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की, वो मुझे लगता है काफी हद तक अब इसका निवारण हो जाएगा। जी डॉक्टर बत्रा, अब जाहिर सी बात है आधार एक्सेप्टेबल है तो बहुत सारे वोटर्स अब कम से कम आधार दिखा करके एक एंट्री वापस पा सकते हैं। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की जो एक्सरसाइज थी और वो जितनी जल्दबाजी में की जा रही थी, आपको लगता है कि ये एक सीख है कि इस तरीके की एक्सरसाइज जरा और बेहतर तरीके से की जानी चाहिए? कम से कम एक बार जब आपका सेंसस हो जाए उसके बाद करनी चाहिए। और आप सेंसस हो जाने के बाद पूरे देश भर में कर लीजिए रिवीजन। जरूरी है भाई। मैं भी नहीं चाहता या कोई भी देश प्रेमी ये नहीं चाहेगा कि कोई विदेश से आकर के हिंदुस्तान का वोटर बन जाए, कोई नहीं चाहता। लेकिन करेक्ट। ये भी कोई नहीं चाहता है कि कोई हिंदुस्तान का आदमी महज शक के आधार पर हिंदुस्तान में वोट न डाल पाए। अगर मुझे दोनों में से एक
को चुनना पड़ेगा तो मैं कहूंगा कि हिंदुस्तानी को तो मिलना चाहिए अधिकार अपना, चाहे कुछ परसेंट विदेशी चाहे वोट डाल जाए, लेकिन अगर उस प्रक्रिया ऐसी है कि विदेशियों को पकड़ने के चक्कर में आप अपने भारतीय लोगों की 20-30% लोगों को डिसएनफ्रेंचाइज कर दें, तो मुझे लगता है ये ट्रेड, मैं नहीं मानता ये ट्रेड अच्छा ट्रेड है। बहरहाल आइडियल सिचुएशन तो ये है ना कि सारे हिंदुस्तानी जिनको वोट करने का अधिकार होना चाहिए एज पर द लॉ उनको मिलना चाहिए, और किसी भी फॉरेन नेशनल को ये अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ये आइडियल सिचुएशन। अब आपने जिक्र किया सेंसस का, देखिए इसको मैं 3 चीजें हैं संकेत, सेंसस, आधार में विसंगतियों का निवारण करना और इलेक्टोरल रोल को फिक्स करना। सेंसस में पूरी जनगणना होती है, उसमें सब तरह के लोग काउंट होते हैं, लेकिन वो एक अच्छा बेस फिगर आपको दे देता है। इलेक्टोरल रिवीजन में आपको उन लोगों को निकालना है सेंसस में से जो फॉरेन ओरिजिन के हैं, और जो एडल्ट्स हैं, और उनको आपको इंश्योर करना है कि वोटिंग राइट उनके पास है। आधार का निवारण आपने ऐसे करना है कि अगर जिले में एक्स लोग रह रहे हैं तो 120% लोगों 120% आधार कवरेज कैसे है, या तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया जाए कि देखिए इसमें कुछ ऐसे हैं जो माइग्रेट कर गए होंगे, जो मैंने जिक्र पहले भी किया है कि ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है कि माइग्रेशन हो गई लोगों की, और क्योंकि पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड है इस वजह से ये 120% है, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन बस इसको समझाया जाए। और हो सकता है कि गलतियां भी हो कि आधार की कवरेज ज्यादा बढ़ गई हो, डुप्लीकेट आधार कार्ड बन रहे हो, इधर वे आधार के सिस्टम को अपनी फिक्सेशन करनी है, क्लैरिफिकेशन देनी है। ये 3 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, जुड़ी हुई हैं आपस में, लेकिन 3 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। हमारा फोकस क्योंकि इलेक्शन को लेकर है अभी, तो जो इलेक्टोरल रिवीजन का प्रोसेस है मुझे लगता है वो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से चुनाव से कुछ महीने पहले शुरू होना चाहिए, गाइडलाइंस बहुत साफ दिखनी चाहिए, दिखानी चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को जो बाकी एजेंसीज हैं जो ये आईडीज इशू कर रही हैं उनसे कंसल्ट करना चाहिए कि क्या हम इस कवरेज पे रिलाय कर सकते हैं, क्या परसेंटेज है आपको लगता है इस कवरेज का, एक पूरी कंसल्टेशन होनी चाहिए जिसके आधार पर ये 11-12 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बननी चाहिए। ऐसे एडहॉकिज्म में आप 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे दें और फिर निकले कि कवरेज 3% है, 5% है, 30% है, तो अब आप बैक ट्रैक कर रहे हैं। देखिए, तो मुझे लगता है टेक्निकली ये एक सीख मिलती है, इसकी पॉलिटिकल सीख भी है, इसकी पॉलिटिकल सीख स्टेट लेवल पे भी है संकेत, और नेशनल लेवल पे भी है। आइए बात करते हैं इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर, उसका अगर आप एक पर्सपेक्टिव दे दें। पहले राज्य का संकेत ये है, इनफैक्ट मैं नेशनल से शुरू करता हूं क्योंकि उसका फिर राज्य में फीड इन होगा पूरा। हाँ। नेशनल लेवल में मुझे लगता है कि एक जो इंडिया अलायंस में कहीं ना कहीं एक पिछले साल के इलेक्शन के बाद और महाराष्ट्र लोकसभा इलेक्शन और महाराष्ट्र की हार, खासकर महाराष्ट्र की हार के बाद, और दिल्ली में फिर ये हारे, आम आदमी पार्टी हारी, तो इंडिया अलायंस लग रहा था कहीं ना कहीं अलग अलग दिशाओं में जा रहा है। इस इशू ने उनको गैल्वनाइज कर दिया, और जब गैल्वनाइज कर दिया तो अब ये जो डिसीजन आया है इससे इस मुद्दे को नेशनल लेवल पर ऑपोजिशन के लिए जोर मिलेगा कि कहीं ना कहीं उनकी जो बात थी वो वैलिडेट कर दी है सुप्रीम कोर्ट। तो मुझे लगता है कि जो बॉनहोमी है या जो कोऑर्डिनेशन है इंडिया अलायंस में जो डिरेल होता हुआ दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं, और खासकर बिहार के संदर्भ में और यूपी के संदर्भ में 27 में, तो मुझे लगता है इसमें कहीं ना कहीं अब, और बंगाल के संदर्भ में, इसमें कहीं ना कहीं अब मुझे लगता है कि ऑपोजिशन को मिलेगा एक बूस्ट, और क्योंकि वैलिडेट हो गई उनकी बात, और इसको वो एक मॉरल विक्ट्री क्लेम करेंगे। राहुल गांधी ने क्योंकि इसको स्पीयरहेड किया, कर्नाटक वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, हमने शो भी किया, तो राहुल गांधी का कद नैरेटिव में ऑपोजिशन में इससे आइडियली बढ़ना चाहिए। अब आगे क्या वो कदम उठाते हैं, कांग्रेस कैसे प्रोजेक्ट करती है, वो अलग बात है, बट आइडियली इस सिचुएशन से राहुल गांधी का कद विपक्ष में बढ़ना चाहिए, और देश में भी, क्योंकि देखिए ये जो पूरा प्रकरण हुआ संकेत, उसके बाद सी वोटर का एक सर्वे हुआ कि इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी ने सवाल उठाए हैं कर्नाटक और बिहार के संदर्भ में, तो एनडीए वोटर्स में भी बहुत सारे ऐसे लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इसका अच्छे तरीके से जवाब देना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप डिनाई कर दें। तो कहीं ना कहीं एनडीए वोटर्स में भी, चाहे वो राहुल गांधी की तरफ एक ऐसी दृष्टि थी कि इसको चुप कराओ इस व्यक्ति को, या कि सही में डाउट है, ईदर वे
तो कहीं ना कहीं ये जो जवाब मिला है सुप्रीम कोर्ट का, इनडायरेक्ट जवाब है, डायरेक्ट जवाब नहीं है, कर्नाटक के संदर्भ में नहीं है, इनडायरेक्ट एक जो वर्डिक्ट आया है, इससे कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक विंडिकेशन मिलता है और उनके कद में बढ़ोतरी होती है। अब इसी को बिहार ले चलते हैं। देखिए बिहार में जो अभी भी आप देखिए वोट अधिकार यात्रा चल रही है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी, इसका अगर आप रूट मैप देखिए, उसमें कई ऐसे एरिया हैं, और सबसे ज्यादा खतरे में कौन थे इस पूरी प्रक्रिया से, जिनके पास कागज नहीं होते। एक तो वो व्यक्ति जो लेजिटिमेट सही में भारतीय नहीं है, भारतीय मूल के, दे हैव नो बिजनेस टू वोट इन इंडिया, तो उनको साइड कर देते। लेकिन जो लेजिटिमेट वोटर्स हैं भारत, उसमें जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास पासपोर्ट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, जमीन का सर्टिफिकेट, सरकारी नौकरी का सर्टिफिकेट, ये सब नहीं है, वो कौन होंगे? वो गरीब तबके के एससी, ईबीसी, मुसलमान। और यही तो टारगेट है ना महागठबंधन का, कि मुस्लिम और यादव के बियॉन्ड जाना है हमें। तो अगर ऐसी प्रोजेक्शन की जाती है कि ईबीसी और एससी के जो वोटिंग के अधिकार थे उनको राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने बचा लिया और सुप्रीम कोर्ट ने वैलिडेट कर दिया उसको, तो इससे बिहार में महागठबंधन को ज्यादा वैलिडिटी मिल जाती है, अब बियॉन्ड द ट्रेडिशनल एम वाई कॉम्बिनेशन। और तेजस्वी यादव को भी पता है राहुल गांधी की यूटिलिटी इस समय क्या है, जो 24 के लोकसभा में भी उन्होंने दिखाई कि एम वाई के बियॉन्ड जाना है। खुद सोशल इंजीनियरिंग तेजस्वी यादव ने खुद की, उन्होंने कुशवाहा को वोट दिए, सीटें दी कुशवाहा कास्ट के लोगों को, उन्होंने मुकेश सहनी को अपने अलायंस में शामिल किया मल्लाह वोट के लिए। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस कास्ट पिच पे जो वो खेल रहे थे, तो उससे एससी वोट और ईबीसी वोट आया कुछ हद तक। और हमने इस पर एक शो भी किया था, दलित होंगे डिसाइसिव, बिहार के संदर्भ में 2 महीने पहले तक। तो वो वोट जब आया इंडिया के पास, तो इंडिया की टैली 1 से बढ़कर 8 लोकसभा सीटें हो गई बिहार में। ये एक ऐसा मोमेंट है जहां उस शिफ्ट फ्रॉम दलित ईबीसी टुवर्ड्स इंडिया को एक कहीं ना कहीं एडिशनल मोमेंटम मिल सकता है, अगर कैंपेन स्ट्रेटेजी सही तरीके से फॉर्मुलेट की जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर बत्रा, एक पर्सपेक्टिव रखने के लिए। ये एक इम्पोर्टेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इसके बाद कम से कम बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को इस प्रक्रिया से बाहर होते हुए देख रहे थे, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन जैसे कि डॉक्टर बत्रा ने ये बोला, ये मान के चलना कि आधार में कोई त्रुटि नहीं है, या ये मान के चलना कि सिस्टम्स सब बहुत अच्छे हैं और उनमें कोई खराबी नहीं है। सबसे पहली बात तो अगर ये बात सवाल उठाया जाता है कि बाहर से लोग आ रहे हैं, तो बॉर्डर पर तो बिहार की सरकार नहीं है ना। और अगर बिहार में बीजेपी की सरकार पिछले 20 साल से, एनडीए की सरकार, मतलब थोड़ा प्लस माइनस अगर आप 2-1 साल इधर उधर कर दीजिए, इसके बाद पिछले 11 साल से केंद्र में सरकार एनडीए की, तो बॉर्डर से कौन घुस करके घुसपैठिया बन रहा है, इसकी निगरानी रखने की जिम्मेदारी किसके पास थी, राज्य में सरकार किसकी थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल कुछ उठते हैं, क्योंकि जब नैरेटिव उठाया जा रहा है तो फिर ये भी सवाल उठते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपके पॉपुलेशन के अनुपात में आपके आधार की कवरेज 117, 120, 21% जा रही है, यानी कि 121% लोगों के पास, ये +21% कौन है? ऐसे में इसके पीछे की वजह, जैसे डॉक्टर बत्रा बता रहे हैं, क्या उसको जानना जरूरी है, इससे पहले कि ये सोचना कि इतने लोग कैसे हो गए। इसका आधार आधार एज इन बेसिस, क्या वो सेंसस नहीं होना चाहिए? तो पहले सेंसस कराएं, उसके बाद ये प्रक्रिया और साइंटिफिक और वैज्ञानिक ढंग से हो पाएगी। डॉक्टर बत्रा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों आपका भी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।